माइक्रोप्रोसेसर और माइक्रोकंट्रोलर प्रोफेसर संतनु चट्टोपाध्याय, ईएनएसी इंजीनियरिंग विभाग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। व्याख्यान 59 8086। हम अगले माइक्रोप्रोसेसर में देखेंगे जो 8085 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसे 8086 माइक्रोप्रोसेसर के रूप में जाना जाता है। 8085 की तरह यह मूल माइक्रोप्रोसेसर में से एक है। किसी भी माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर माइक्रोकंट्रोलर आर्किटेक्चर को समझने के लिए 8085 से शुरू करना बेहतर है, लेकिन आजकल के अधिकांश सिस्टम जो हम देखते हैं वे कुछ एडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसरों पर आधारित हैं। वे एडवांस्ड माइक्रोप्रोसेसर काफी जटिल हैं, इसलिए हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि 8085 से अगले उच्च स्तर के माइक्रोप्रोसेसर की ओर यह विकास कैसे हुआ है। आर्किटेक्चर लगभग उसी तरह बना हुआ है, केवल फीचर्स ही मॉडिफाइड किए गए है, इस अर्थ में कि मेमोरी स्ट्रक्चर फिर आमतौर पर रजिस्टर जो हमारे पास है उनका ऑर्गेनाइजेशन वे चीजें नहीं बदली है। केवल एक चीज जो बदली है वह हो सकता है कि अतिरिक्त फंक्शंस को CPU में जोड़ा गया हो, जैसे कि कुछ सुरक्षा सुविधाएं, कुछ फेसिंग तंत्र या मेमोरी मैनेजमेंट, तो उन्हें जोड़ा गया है। परिणामस्वरूप संरचना अधिक जटिल हो गई है, लेकिन अनिवार्य रूप से एक्सेस पैटर्न या इस डिजाइन का हिस्सा यह केवल इस 8086 प्रोसेसर पर आधारित है। तो यही कारण है कि हम इस 8086 प्रोसेसर में देख रहे है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम पहले ही 8085 सीख चुके है, इसलिए हम सिर्फ 8085 का उल्लेख करेंगे या यह देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास कौन सी नई सुविधा है। तो 8086 से शुरू करें। यह वर्ष 1978 में इंटेल द्वारा जारी किया गया पहला 16 बिट प्रोसेसर है जो बहुत पुराना है। तो यह पहला 16 बिट प्रोसेसर है, इसलिए लोगों ने सोचा कि यह 8 बिट प्रोसेसर जो बहुत छोटा है, क्षमताएं कम हो सकती है के बजाय हम 16 बिट के लिए क्यों नहीं जाते हैं, ताकि हमारा मूल ऑपरेशन 16 बिट डेटा पर हो, तो हमारा ऑपरेशन तेजी से होगा और यह अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा आप अधिक संख्या में इंस्ट्रक्शंस को समायोजित कर सकते है, इसलिए यदि आपके पास 16 बिट वर्ड साइज है तो आप अधिक संख्या में इंस्ट्रक्शंस को समायोजित कर सकते है। जैसे 8 बिट वर्ड साइज के लिए हमारे पास केवल 2 पावर 8 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस संभव हो सकते है, लेकिन 16 बिट के साथ आपके पास 2 पावर 16 हो सकते है। इसलिए यदि आपका आउटपुट साइज 16 बिट है तो आपके पास 2 पावर 16 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस संभव हो सकते है। तो यह मूल रूप से HMOS तकनीक पर डिज़ाइन किया गया था और अब HMOS 3 तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो यह लगभग 29000 ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है। यह 40 पिन डुअल इन लाइन पैकेज है और 5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज का उपयोग करता है। इसमें इंटरनल क्लॉक नहीं है और इसमें एक्सटर्नल असिमेट्रिक क्लॉक सोर्स 33 प्रतिशत ड्यूटी साइकिल के साथ है, इसलिए हमें बाहरी दुनिया से क्लॉक देनी होगी। इसलिए कुल अवधि का एक तिहाई यह हाई स्टेट में होना चाहिए और शेष समय यह लो स्टेट में होना चाहिए। फिर एड्रेस 20 बिट एड्रेस होना चाहिए। तो 8086 की तुलना में 8085 में 16 बिट एड्रेस है। 8086 को 20 बिट एड्रेस मिला है और स्वाभाविक रूप से यह 2 पावर 20 तक पहुंच सकता है। 1 मेगाबाइट की मेमोरी है, जबकि 8085 में 16 बिट एड्रेस बस है, तो यह 2 पावर 16 या 64K एड्रेस स्पेस तक पहुंच सकता है, लेकिन 8086 यह 2 पावर 20 या 1 मेगाबाइट एड्रेस स्पेस तक पहुंच सकता है और फिर एड्रेसेबल मेमोरी स्पेस को 512 KB के 2 बैंक्स में आयोजित किया जाता है। तो यह लोअर बैंक या इवन बैंक और हायर या ऑड बैंक है। तो एड्रेस लाइन A0 का उपयोग बैंक का चयन करने के लिए भी किया जाता है और ऑड बैंक तक पहुंचने के लिए कंट्रोल सिग्नल BHE बार का उपयोग किया जाता है। हम इस कंट्रोल लाइन्स को बाद में देखेंगे। IO मैप्ड IO किए गए उपकरणों के लिए एक अलग 16 बिट एड्रेस है और स्वाभाविक रूप से यह 2 पावर 16 64 किलो बाइट्स एड्रेसेस उत्पन्न कर सकता है।
8085 के मामले में आपको याद है कि इस इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में केवल 8 बिट एड्रेस बस थी, तो उस 8 बिट एड्रेस को वहां निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसलिए हम केवल 2 पावर 8 या 256 डिवाइस कनेक्ट कर सकते है, लेकिन यहाँ IO के लिए एड्रेस बस भी 16 बिट है, तो आपके पास प्रोसेसर से जुड़े 2 पावर 16 अलग अलग IO डिवाइस हो सकते है। इस तरह IO उपकरणों के लिए कुल 64 k एड्रेसेस समर्पित किए गए है, लिहाजा उन्हें इससे जोड़ा जा सकता है। यह 2 मोड मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड में संचालित होता है, तो एक मिन मैक्स बार पिन है। यह पिन उसके संचालन का निर्णय करेगा। तो मिनिमम मोड का मतलब है कि अधिकांश समय प्रोसेसर काम करेगा और वहां इंस्ट्रक्शन सेट यह प्रतिबंधित है। आमतौर पर यूजर प्रोग्राम मिनिमम मोड को एक्सेक्यूट करेंगे और कभी कभी जब आपको प्रोसेसर के हर हिस्से के लिए अप्रतिबंधित एक्सेस के साथ सिस्टम मोड की आवश्यकता होती है, तो आप इस मैक्सिमम मोड का उपयोग कर सकते है। तो यह मिन मैक्स मोड है। तो पिन्स और सिग्नल्स, हम अलग अलग पिन्स को देखते है जो हमारे पास 8086 में है। इस 8086 को यह AD0 से AD14 पिन्स मिले है, ये 15 बिट एड्रेस है, और फिर हमें यह AD15 पिन मिला है, तो वह भी वहाँ है। तो 16, 17, 18, 19, तो यह 20 बिट एड्रेस बस है, और आप देखते है कि एड्रेस बस भी डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। तो हमें 16 बिट डेटा बस AD0 से AD15 मिली है, लेकिन साथ ही हमें कुछ और लाइन्स मिली है। यद्यपि नाम AD18, 16, 17 जैसे दिए गए हैं, लेकिन वे केवल एड्रेस बस पिन्स है और उन्हें कुछ और स्टेटस पिन्स S3, S4, S5, S6 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड किया जाता है। तो इन 4 स्टेटस लाइन्स को इस एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स किया जाता है, इसलिए एड्रेस बिट्स में से कोई भी फ्री नहीं है, तो वे एक 20 बिट एड्रेस और 16 बिट डेटा बस के रूप में आ रहे है। अन्य महत्वपूर्ण पिन जो हमें मिला है वह एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट या फिर यह इंटरप्ट लाइन है, इसलिए हम उन्हें एक के बाद एक समझाएंगे। AD0 से AD15 बायडायरेक्शनल है, तो यह एड्रेस और डेटा बस है। यह लोअर ऑर्डर एड्रेस बस है, इनको डेटा के साथ मल्टीप्लेक्स्ड किया जाता है। जब AD लाइन्स का उपयोग मेमोरी एड्रेस को प्रसारित करने के लिए किया जाता है, तो AD की जगह सिंबल A का उपयोग किया जाता है, तो हम इसे A0 से A15 कहते है। और जब इनका उपयोग डेटा को संचारित करने के लिए किया जाता है, तो आप लाइन D0 से D7, D8 से D15 या D0 से D15 का उपयोग करेंगे। IO डिवाइस के लिए डेटा बस लाइन्स एक अलग एड्रेस A0 से A15 पर मेमोरी एक्सेस के लिए होंगी। तो हमें 20 बिट एड्रेस मिला है, इनमें से 16 बिट्स A0 से A15 है, और फिर यह A16, A17, A18 और A19 हायर ऑर्डर एड्रेस बस लाइन्स है, और वे स्टेटस सिग्नल्स S3, S4, S5, S6 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड है। फिर कुछ इंटरेस्टिंग लाइन्स है। यह BHE बस लो एक्टिव है, यह एक्टिव लो सिग्नल है, तो बस हाई इनेबल या स्टेटस, तो इसका उपयोग डेटा बस के सबसे महत्वपूर्ण आधे हिस्से पर डेटा को इनेबल करने के लिए किया जाता है, जो कि D8 से D15 है। इसलिए यदि आप D8 से D15 पर मूल्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है, तो यह BHE लाइन लो रहनी चाहिए और डेटा बस के ऊपरी आधे हिस्से से जुड़ा 8 बिट डिवाइस इस BHE सिग्नल का उपयोग करता है। इसे स्टेटस लाइन S7 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड किया जाता है। तो यह BHE सिग्नल लोअर ऑर्डर बाइट एक्सेस के लिए है। जैसे कि मैंने कहा है कि डेटा बस 16 बिट है, यह दो 8 बिट लोकेशन से आ सकती है। जैसे अगर मुझे 2 मेमोरी बैंक मिल गए है, तो मेमोरी बैंक एक सिग्नल द्वारा सक्रिय हो सकता है, लोअर मेमोरी बैंक कुछ सिग्नल द्वारा सक्रिय हो सकता है, हायर मेमोरी बैंक इस BHE सिग्नल द्वारा सक्रिय हो सकता है। तो डेटा बस के उच्च भाग को सक्रिय करने के लिए BHE सिग्नल को लो होना चाहिए। फिर इस मिनिमम मैक्सिमम मिन मैक्स बार पिन को देखें, तो यह पिन इंगित करेगा कि प्रोसेसर कितना अधिक काम करेगा। फिर एक रीड सिग्नल है जो एक्टिव लो है,
तो यह रीड ऑप्शन आउटपुट सिग्नल के लिए है और आउटपुट लो होने पर यह सक्रिय है। तो यह रीड बार लाइन बाहरी दुनिया से मूल्य पढ़ने के लिए है। फिर हमें यह टेस्ट लाइन मिल गई है। तो यह एक कंट्रोल एक्टिव लो लाइन टेस्ट बार लाइन है। तो यह एक एक्टिव लो लाइन है। इसे वेट इंस्ट्रक्शन द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो यह कुछ आउटपुट डिवाइस को जोड़ने के लिए है। इसलिए यदि आउटपुट डिवाइस 8086 को प्रतीक्षा करने के लिए कह रहा है तो 8086 प्रोग्राम वेट इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट कर सकता है और फिर 8086 को वेट स्टेट में डाल दिया जाएगा और फिर यह टेस्ट बार लाइन को सेंस करेगा। तो इस टेस्ट बार लाइन को एक्टिवेट किया गया है तभी यह 8086 तक जाएगी और इसके संचालन में वापस आ जाएगी। यह उस बिंदु से सक्रिय हो जाएगा। तो इसका उपयोग प्रोसेसर के आंतरिक संचालन के लिए एक बाहरी गतिविधि को सिंक्रोनाइज करने के लिए किया जाता है। जैसे मेरे सिस्टम में कई डिवाइस हो सकते है और कुछ डिवाइस कुछ ऐसा कर सकते है जिस पर यह सक्रियण यह 8086 प्रोग्राम भी चल रहा है और प्रोग्राम को कुछ डिवाइस से कुछ डेटा की आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है कि यह डिवाइस अभी तक तैयार न हो। तो प्रोसेसर क्या करता है? अगर डिवाइस तैयार नहीं है तो प्रोसेसर वेट स्टेट में चला जाता है, वेट स्टेट को एक्सेक्यूट करता है और उस वेट स्टेट में यह टेस्ट बार लाइन के लो होने का इंतजार करेगा। इसलिए जब यह बाहरी उपकरण तैयार हो जाता है तो यह इस टेस्ट बार लाइन को लो भेज सकता है। परिणामस्वरूप 8086 वेट स्टेट से बाहर आ जाएगा और यह अगले इंस्ट्रक्शन के साथ जारी रहेगा। तो यह टेस्ट पिन है और एक रेडी पिन है। इसलिए यदि बाहरी मेमोरी धीमी है तो उस स्थिति में एड्रेस बस को उस एड्रेस का मूल्य मिल रहा है जिस लोकेशन से हम मूल्य पढ़ना चाहते है। तो डेटा बस में डेटा डालने के लिए मेमोरी को कुछ समय चाहिए, लेकिन प्रोसेसर इस मेमोरी से तेज हो सकता है। इसलिए प्रोसेसर को इंतजार करना होगा और उस उद्देश्य के लिए यह रेडी सिग्नल है। तो मेमोरी मॉड्यूल क्या करता है? यह इस रेडी लाइन को लो रख सकता है। प्रोसेसर इंतजार करेगा और जब यह रेडी लाइन हाई हो जाएगी इसका मतलब है मेमोरी ने डेटा ट्रांसफर पूरा कर लिया है। तो अब प्रोसेसर मूल्य पढ़ सकता है। तो इस तरह से इस रेडी सिग्नल का उपयोग किया जा सकता है। यह 8085 प्रोसेसर के लिए भी सही है। वहाँ भी हमारे पास रेडी लाइन थी। फिर एक रीसेट पिन है। इससे प्रोसेसर अपनी वर्तमान गतिविधि को तुरंत समाप्त कर देगा। तो यह रीसेट हो जाएगा और फिर यह प्रोग्राम काउंटर के पूर्व निर्धारित मूल्य पर वापस जाएगा। तो यह उस बिंदु से एक्सेक्यूट करना शुरू कर देगा और सुरक्षा के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह रीसेट वास्तव में वांछित है। यह नॉइज़ सिग्नल नहीं है। सिग्नल कम से कम 4 क्लॉक साइकिल के लिए सक्रिय होना चाहिए। इसलिए यदि यह उससे कम है तो सिग्नल को वैध रूप में नहीं लिया जाएगा, इसे अनदेखा किया जाएगा और यदि यह वैध है, यदि यह 4 क्लॉक साइकिल के लिए हाई है तभी रीसेट होगा। फिर हमारे पास क्लॉक सिग्नल है। तो क्लॉक प्रोसेसर और इस बस नियंत्रण गतिविधि के लिए बुनियादी समय सुविधा प्रदान करती है। तो यह 33 प्रतिशत ड्यूटी साइकिल के साथ एक असिमेट्रिक स्क्वेयर वेव है। जैसा कि मैंने कहा कि हाई टाइम कुल क्लॉक पीरियड की अवधि का 033 होना चाहिए और लो टाइम क्लॉक पीरियड का 067 होगा। उसके बाद एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन INTR है। तो यह 8085 के INTR पिन के समान है। यह एक ट्रिगर्ड इनपुट है और रिक्वेस्ट की उपलब्धता को निर्धारित करने के लिए इसे प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के अंतिम क्लॉक साइकिल से सैंपल किया जाता है। तो 8085 के समान उस इंटरप्ट लाइन को अंतिम क्लॉक साइकिल पर सैंपल किया जाएगा। अगर उस क्लॉक साइकिल पर आपको पता चलता है कि एक इंटरप्ट आया है तो केवल इस इंटरप्ट लाइन को सेंस किया जाएगा। इंटरप्ट लंबित है। फिर INTR सिग्नल को एक्टिवेट करके प्रोसेसर एक इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल में चला जाएगा और फिर डिवाइस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के डेटा बस में एड्रेस डाल देगा और उसी बिंदु से इंटरप्ट सर्विस रूटीन शुरू होनी चाहिए। तो यह ऑपरेशन 8085 के इस ऑपरेशन के समान है। फिर हमें यह मिन मैक्स पिन मिला है। मिन मैक्स पिन में ऑपरेशन के 2 मोड्स है। 8086 प्रोसेसर मिनिमम मोड में या मैक्सिमम मोड में काम कर सकता है। मिनिमम मोड ऑपरेशन में माइक्रोप्रोसेसर किसी भी कोप्रोसेसर के साथ एसोसिएट नहीं होता है
और इसका उपयोग मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के लिए नहीं किया जा सकता है, जबकि मैक्सिमम मोड में यह मल्टीप्रोसेसर मोड या कोप्रोसेसर मोड में काम कर सकता है। तो मिनिमम या मैक्सिमम मोड इस मिन मैक्स बार लाइन द्वारा सक्रिय किया जा सकता है। जब आप इसे अन्य प्रोसेसर के साथ उपयोग नहीं कर रहे हैं तो आपको इसे डीएक्टिवेटेड मोड में रखना चाहिए। तो इस मिन मैक्स लाइन को 1 के बराबर बनाया जाना चाहिए और इसे मैक्सिमम मोड पर रखने के लिए हमें इसे 0 के रूप में रखना होगा। इस तरह से हम इस मिन मैक्स मोड के संचालन के लिए जा सकते है। मिनिमम मोड ऑपरेशन में यह किसी भी प्रोसेसर के साथ संबद्ध नहीं होता है और मैक्सिमम मोड में यह मल्टीप्रोसेसर वातावरण में काम कर सकता है। तो आप कई प्रोसेसर लगा सकते है और कुछ काम करने के लिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। तो इस तरह आप मल्टीप्रोसेसर वातावरण में डाल सकते है। मिनिमम मोड ऑपरेशन के लिए मिन मैक्स लाइन को हाई रखा जाना चाहिए, मिनिमम मोड के लिए हाई और मैक्सिमम मोड के लिए लो है। तो मिनिमम मोड ऑपरेशन के लिए इस मिन मैक्स बार लाइन को हाई रखा जाना चाहिए और फिर हमें ये अन्य लाइन्स मिल गई है, जैसे कि यह 8086 ऑपरेशन के लिए सभी कंट्रोल सिग्नल्स उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ इस मोड में हमारे पास बस के लिए यह एकमात्र मास्टर है। तो यह DTR बार लाइन है। तो यह डेटा ट्रांसमिट रिसीव के लिए है। तो यह प्रोसेसर से निकलने वाले सिग्नल है और डेटा प्रवाह की दिशा डेटा ट्रांसीवर के माध्यम से नियंत्रित की जाती है। यदि आप डेटा संचारित कर रहे है तो यह डेटा ट्रांसमिट है और यदि आप इसे प्राप्त कर रहे है तो यह डेटा रिसीव बार है। इसलिए यदि यह लाइन 0 है तो यह मूल रूप से DTR बार है जो डेटा रिसीव बार है और यदि यह ट्रांसमिट हो रहा है तो यह DTR इसके बराबर है। फिर हमें यह DEN बार मिल गई है, डेटा इनेबल बार लाइन्स। तो प्रोसेसर से आउटपुट सिग्नल का उपयोग ट्रांसीवर से आउटपुट इनेबल के रूप में किया जाता है। तो अगर आप इस 8086 प्रोसेसर के साथ कुछ ट्रांसीवर को जोड़ रहे है तो यह DEN बार लाइन इस ट्रांसीवर के संबंधित इनेबल लाइन से कनेक्ट हो सकती है। तो यह आउटपुट सिग्नल के रूप में सक्रिय हो रहा है। फिर हमें ALE सिग्नल मिल गया है। तो यह एड्रेस लैच इनेबल का उपयोग एड्रेस और डेटा लाइन को एक्सटर्नल लैच द्वारा डीमल्टीप्लेक्सिंग करने के लिए किया जाता है। तो यह ALE लाइन के समान है जो हमारे पास 8085 में है। फिर M IO बार है जिसका उपयोग मेमोरी एक्सेस और IO एक्सेस में अंतर करने के लिए किया जाता है। तो 8085 की तरह मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन के लिए इस M IO बार लाइन को हाई बनाया जाना चाहिए और IO एक्सेस के लिए इस M IO बार लाइन को लो बनाया जाना चाहिए। फिर राइट कंट्रोल के लिए राइट बार लाइन है। इसलिए यदि आप इसे लो रख रहे है तो यह एक राइट ऑपरेशन कर रहा है। तो हम एक राइट ऑपरेशन करने जा रहे है और फिर हमें यह INTA बार लाइन मिल गई है जो कि इंटरप्ट एक्नॉलेज है। इसलिए यदि आप एक इंटरप्ट के लिए पूछ रहे है, यदि आपको पता चलता है कि वर्तमान इंस्ट्रक्शन के अंत में एक इंटरप्ट है तो प्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकल में प्रवेश करेगा और ऑपरेशन करेगा। फिर हमें दो और पिन मिले है, होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज, जो कि 8085 के समान है। तो यह प्रोसेसर के लिए इनपुट सिग्नल है, होल्ड प्रोसेसर के लिए एक इनपुट सिग्नल है और इस तरह यह कार्य कर सकता है। इसलिए अन्य बस मास्टर्स जो हमारे पास सिस्टम में है इस होल्डिंग के लिए अनुरोध कर सकते है। तो यह 8086 प्रोसेसर को एड्रेस और डेटा बस कंट्रोल्स को होल्ड और रिलीज करने के लिए कह सकता है। तो वे डिवाइस इस एड्रेस और डेटा बस का नियंत्रण ले सकते है और ऑपरेशन कर सकते है। और फिर होल्ड एक्नॉलेज पिन है। तो होल्ड एक्नॉलेज यह एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल है। यह बस मास्टर द्वारा 8086 प्रोसेसर को दिया गया है जिस पर होल्ड सिग्नल आया है। इसलिए जब यह एड्रेस और डेटा बस कंट्रोल्स को रिलीज करता है तो यह होल्ड एक्नॉलेज लाइन सक्रिय हो जाएगी ताकि रिक्वेस्ट करने वाले प्रोसेसर या रिक्वेस्टिंग मास्टर को पता चले कि अब बसेस मेरे इस्तेमाल के लिए फ्री है। तो यह अब हमारे द्वारा उपयोग के लिए है। यह होल्ड एक्नॉलेजमेंट प्रोसेसर द्वारा बस मास्टर को दिया गया एक एक्नॉलेज सिग्नल है जो कि होल्ड पिन के माध्यम से बस के नियंत्रण का अनुरोध करता है। जब प्रोसेसर होल्ड स्वीकार करता है तो एक्नॉलेज को हाई रखा जाता है।
इसका मतलब है कि यह एड्रेस और डेटा बस कंट्रोल्स को रिलीज़ कर चुका है। फिर मैक्सिमम मोड ऑपरेशन में हमें यह स्टेटस सिग्नल्स मिले है जैसे कि यह S0 S1 और S2। मैक्सिमम मोड के दौरान यह मिन मैक्स बार लाइन ग्राउंडेड है और यह S0 S1 S2 स्टेटस सिग्नल्स है और वे इस तरह है। जब यह 000 होता है तो यह एक इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकल है। 001 होता है तो यह रीड IO पोर्ट है। 010 यह राइट IO पोर्ट है। 011 हॉल्ट होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के एक्सेस है। फिर यह हिस्सा दिलचस्प होता है जैसे कि आप देखते है कि यह 100 101 और 110 तो ये 3 इंस्ट्रक्शंस है। 3 अलग अलग स्टेटस मोड्स है जहां यह कोड एक्सेस और डेटा एक्सेस के बीच अंतर करने की कोशिश करेगा। तो अगर यह 100 है इसका मतलब है कि यह ऑपकोड लाने का काम कर रहा है। 101 यह मेमोरी से पढ़ना है और 110 मेमोरी पर लिखना है और 111 का मतलब है कि प्रोसेसर कुछ भी नहीं कर रहा है। तो यह पैसिव या निष्क्रिय मोड में है। फिर दो और पिन्स QS0 QS1 है जिन्हें क्यू स्टेटस कहा जाता है। प्रोसेसर इन लाइन्स में क्यू का स्टेटस प्रदान करता है। तो यह क्यू मूल रूप से क्या होती है? यदि आप 8086 के इंटरनल ब्लॉक डायग्राम को देखते है तो आप पाएंगे कि एक इंस्ट्रक्शन क्यू है। एक सिंगल इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होने के बजाय यहाँ एक इंस्ट्रक्शन क्यू है। तो यह बता सकता है कि क्यू में कितने इंस्ट्रक्शंस है। क्यू डिफ़ॉल्ट रूप में 6 बाइट्स की होती है। तो यह बता सकता है कि क्यू की स्थिति क्या है। जैसे कि जब यह 00 है तो कोई ऑपरेशन नहीं है। अगर 01 है तो ऑपकोड का पहला बाइट क्यू से है। 10 है तो क्यू एम्प्टी है और 11 है तो क्यू से बाद की बाइट लेनी है। तो यह क्यू स्टेटस प्रोसेसर इन लाइन्स पर क्यू का स्टेटस प्रदान करता है। क्यू स्टेटस का उपयोग बाहरी डिवाइस के रूप में 8086 में क्यू की आंतरिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। तो अंदर क्या हो रहा है? यदि आप यह इंस्ट्रक्शन फेच डिकोड एक्सेक्यूट साइकल्स जानना चाहते है तो आप इस QS0 बार और QS1 बार लाइन पर निगरानी रख सकते है। आउटपुट को इस तालिका में दिखाया गया है जो कि कोई ऑपरेशन नहीं है या क्यू से पहला बाइट ऑपकोड है। तो उसी तरह अब हमें कुछ और पिन्स RQGT0 और RQGT1 मिले है। तो यह बस रिक्वेस्ट ग्रांट्स है। इसलिए इन अनुरोधों का उपयोग अन्य लोकल मास्टर्स द्वारा प्रोसेसर के वर्तमान बस साइकल के अंत में लोकल बस को रिलीज़ करने के लिए किया जाता है। तो ऑपरेशन के मिनिमम मोड में हमें यह होल्ड एक्नॉलेजमेंट मिला है और ऑपरेशन के मैक्सिमम मोड के लिए हमें यह RQGT लाइन्स मिली है। तो यह 8086 को बता सकते है कि वर्तमान साइकल के अंत में बस को रिलीज़ कर दे। तो इस तरह से ये पिन उपयोगी है और ये पिन बायडायरेक्शनल है। तो यह ऐसा है जैसे यह प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर को एक अनुरोध भेज सकता है। यही कारण है कि यह बायडायरेक्शनल है। प्रायोरिटी की बात करें तो GT0 की प्रायोरिटी GT1 से अधिक होगी। इसलिए यदि बस की इस रिलीज के लिए दो अलग अलग मास्टर्स पर अनुरोध किया जाता है तो जो भी लाइन 0 पर अनुरोध कर रहा है वह लिया जाएगा और वह बस प्राप्त कर रहा होगा। तो एक और लाइन है लॉक। इसलिए इन आउटपुट सिग्नल को लॉक प्रीफिक्स इंस्ट्रक्शंस द्वारा सक्रिय किया गया है। तो आप देखते है कि कुछ इंस्ट्रक्शंस को लॉक प्रीफिक्स मिला है और यह तब तक सक्रिय रहता है जब तक कि लॉक द्वारा प्रीफिक्स्ड इंस्ट्रक्शन पूरा न हो जाए। इसलिए मूल रूप से इंस्ट्रक्शंस को एक्सेक्यूट करते समय आउटपुट लो किया जाएगा। आपको सिस्टम के किसी भी नियंत्रण से अन्य बस मास्टर को रोकना होगा। जैसे कि अगर कुछ प्रोसेसर यदि 8086 मैक्सिमम मोड में है तो हमें डिवाइस से जुड़े ऐसे कई मास्टर्स मिले है। कई 8086 चिप्स में से प्रत्येक चिप एक मास्टर के रूप में कार्य कर सकता है। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए बस को रिलीज़ करना संभव नहीं है। इसलिए उन इंस्ट्रक्शंस को निष्पादित करते समय उनके पास एक लॉक प्रीफिक्स होगा। तो यह लॉक सिग्नल सक्रिय हो जाएगा और फिर अन्य प्रोसेसर को पता चल जाएगा कि अब जो इंस्ट्रक्शन इस विशेष प्रोसेसर को एक्सेक्यूट कर रहा है वह लॉक मोड में है। इसलिए यह बस को रिलीज़ नहीं करेगा।
यहाँ तक कि अगर मैं उस RQ0 GT0 लाइन पर वर्तमान इंस्ट्रक्शन के अंत में बस को रिलीज करने के लिए एक अनुरोध भेजता हूं तो भी ऐसा नहीं होगा। इस तरह से यह लॉक सुविधा प्रोसेसर के बसेस को लॉक करने के लिए प्रदान की गई है। आगे हम इस 8086 प्रोसेसर के आर्किटेक्चर पर ध्यान देंगे। तो यह आर्किटेक्चर है। आप देख सकते हैं कि इसे दो भागों या दो क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। एक को बस इंटरफ़ेस यूनिट कहा जाता है और दूसरे को एग्जीक्यूशन यूनिट कहा जाता है। बस इंटरफ़ेस यूनिट में हमें ऐसी सुविधाएं मिली है जिनके द्वारा यह बस एड्रेस बस और डेटा बस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 8086 के मामले में हमारे पास दो अलग अलग बसेस नहीं है, तो यह AD0 से AD15 तक मल्टीप्लेक्स्ड है और फिर हमें बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड ये स्टेटस लाइन्स भी मिली है। तो यह 20 बिट बस है जो 8086 से बाहर जा रही है। तो 20 बिट एड्रेस बस जा रही है और उनमें से लोअर ऑर्डर 16 बिट्स को डेटा बस के रूप में लिया जाएगा जब यह डेटा ऑपरेशन कर रहा होगा और हमारे पास एक बस कंट्रोल लॉजिक है। तो बस कंट्रोल लॉजिक से यह बस बाहर आ जाएगी। अंततः एक बस 8086 प्रोसेसर से बाहर आ रही है। 8085 के विपरीत इसमें दो बसेस है। एक बस 16 बिट एड्रेस बस थी और उसमें ये 8 बिट हायर ऑर्डर के लिए थे। 8 बिट्स किसी भी चीज से मल्टीप्लेक्स नहीं किए गए थे, लेकिन लोअर ऑर्डर 8 बिट को डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड किया गया है। लेकिन यहाँ पूरे एड्रेस बस और डेटा बस को मल्टीप्लेक्स्ड किया गया है। फिर अंततः आपको प्रोसेसर से 20 बिट बस मिलती है। फिर यदि आप एड्रेस जनरेशन पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि एक इंस्ट्रक्शन क्यू है। 8085 के मामले में डेटा बस प्रोसेसर के अंदर आ रही थी, तो वहां से यह जा रही थी। कुछ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद डिकोडर था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को 6 बाइट क्यू से बदल दिया गया है ताकि हम 6 अलग अलग बाइट लोड कर सकें। तो इंस्ट्रक्शन साइज के आधार पर यह 6 बाइट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन का गठन कर सकती है या यह 6 अलग अलग इंस्ट्रक्शंस का गठन कर सकती है। तो दोनों विस्तार संभव है। इसलिए जो कुछ भी है, जब भी यह बाहरी बस फ्री होती है तो 8086 मेमोरी को अगले इंस्ट्रक्शन को वहां से प्राप्त करने और इसे इंस्ट्रक्शन क्यू में डालने का अनुरोध करेगा। और निश्चित रूप से अगर कुछ इंस्ट्रक्शन जंप या ब्रांच या कॉल प्रकार के इंस्ट्रक्शन है, तब यह वर्तमान क्यू की सामग्री को अनदेखा कर देगा। तो यह क्यू से बाहर निकल जाएगा और यह नए स्थान से लोड करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इस क्यू को संभाला जाता है। तो यह इस बस से इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहा होगा और इस क्यू पर डाल देगा। इसके अलावा एक रजिस्टर्स का सेट है जिसे सेगमेंट रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। CS, ES, DS और SS। तो यह CS को कोड सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है, DS को डेटा सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है, SS को स्टैक सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है, ES को एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है और एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर IP है। तो इन रजिस्टर्स में प्रत्येक रजिस्टर 16 बिट है और इस 16 बिट रजिस्टर में से एक और इस IP वैल्यू को इस एड्रेस जनरेशन यूनिट में डाल दिया जाता है। इन 16 बिट डेटा के अनुसार यह 20 बिट एड्रेस उत्पन्न करता है और यह 20 बिट एड्रेस इस 8086 बस में बाहरी दुनिया के लिए एड्रेस बस के रूप में जाता है। और कभी कभी यह डेटा बस भी यहाँ से जुड़ी हुई है, क्योंकि हमें डेटा बस से आने वाले डेटा पर कुछ ऑपरेशंस करने की आवश्यकता हो सकती है, इसलिए एड्रेस से संबंधित कुछ गणना। तो यह वहाँ से जुड़ा हुआ है। अन्यथा इस इंस्ट्रक्शन क्यू से ये इंस्ट्रक्शन आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर आते है। इस आर्किटेक्चर का अन्य हिस्सा एग्जीक्यूशन यूनिट है। एग्जीक्यूशन यूनिट में कई जनरल पर्पस रजिस्टर है जैसे कि AX, BX, CX, DX होते हैं, जिनमें से प्रत्येक मूल रूप से दो 8 बिट रजिस्टर से बना होता है। उदाहरण के लिए AX में AH और AL, BX में BH और BL होते हैं, CX में CH और CL होते हैं। इस तरह इसमें कई रजिस्टर शामिल है और फिर हमें यह SP, DP, SI और DI मिला है। तो वे रजिस्टर कुछ विशेष उद्देश्य के लिए है। इस एग्जीक्यूशन यूनिट के इस हिस्से में एक ALU है। यह ALU वास्तविक ऑपरेशन करता है।
कुछ अस्थायी डेटा रखने के लिए कुछ टेम्पररी रजिस्टर फ्लैग रजिस्टर उस PSW रजिस्टर की तरह ही होता है जो हमारे पास 8085 में है तो यहाँ भी हमें फ्लैग रजिस्टर मिला है और इस तरह से यह पूरा नियंत्रण होता है